जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम जो है ये भूगोल की एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली बात, इसको सीरियसली आप सब करते रहिएगा। मैं बता रहा हूँ, यकीन मानिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छी सीरीज़ में चला रहा हूँ और मुझे लगता है कि इससे आपको कहीं ना कहीं पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो रेगुलर देखिए इसे, और जो है मैं इसे बहुत ही आराम से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। और जीके का मैं बता रहा हूँ पोर्शन, अगर आपने मेरे से अगर सीख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे लगता है कि पूरे पूरे मार्क्स आप ला सकते हैं। सही है। चलिए, तो आज भूगोल के हम जो है, कल मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में जो है क्या कहते हैं 20 क्वेश्चन कराए थे, उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। तो 20 के बाद हम देखते हैं तो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, उसको चेक कर लेते हैं एक बार। सही है। 21वां क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये कह रहा है कि आपका निम्न में से किसको नवीन बलित पर्वत कहा जाता है, कि नया जो है बलित पर्वत कौन सा है, उस किसे कहा जाता है। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अरावली जो है ये प्राचीन, ठीक है, बलित पर्वत है। तो इसकी तो कोई बात ही नहीं होती। अगर सबसे पुराना बलित पर्वत श्रृंखला अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, तो आप सीधा सीधा किसका नाम ले देंगे, तो आप लेंगे अरावली पहाड़ियों का। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची अगर हम देखें तो गुरु शिखर है। कौन सी चोटी है, गुरु शिखर। कई बार एग्जाम में आई है और यकीन मानिएगा, इसे सीखते रहिएगा, आप इसे सुनते रहिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। ठीक है। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, किसकी है, तो बताएंगे अरावली की है। और अरावली का लगभग 80% भाग राजस्थान में है, लेकिन ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक जाती है। और दिल्ली में अरावली पर्वत श्रृंखला को हम रायसीना पर्वत पहाड़ियाँ कहते हैं, जिस पर देश का जो है राष्ट्रपति भवन स्थित है। जहाँ पर राष्ट्रपति निवास करते हैं वो राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ियों पे है, जो कि अरावली का ही पार्ट है। तो हम गुजरात से लेके अगर हम दिल्ली तक जाते हैं तो हमारे पास पूरा अरावली पड़ता है। उसका 80% भाग जो आपको राजस्थान में मिलेगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर देखें तो गुरु शिखर है, और जबकि ये प्राचीन बलित पर्वत श्रृंखला है। लेकिन हमसे पूछी गई है कौन सी, नवीन पूछी गई है। तो नवीन में अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है आपके पास हिमालय। तो हिमालय जो सी ऑप्शन है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हिमालय हमारी नवीन बलित श्रृंखला है। अगर मैं बात करूँ नीलगिरी की, तो नीलगिरी की मैंने आपको बताई थी सबसे ऊंची चोटी तो डोडा बेटा है। कौन सी है, डोडा बेटा। इसे सुनते रहिएगा, और अगर आप जो है नोट्स बना सकते हैं तो उसके नोट्स बना लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो है नीलगिरी पहाड़ी ऐसी पहाड़ी है जो हमारे पास क्या करती है, ये पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट को मिलाती है। ठीक है, इसके द्वारा जो है मिलते हैं। तो हमारे पास वो कौन सी होंगी, तो बताएंगे हम, या उनको अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो बताएंगे नीलगिरी। ठीक है। चलिए, चलो आगे हम देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी बताइए, मतलब हिमालय का सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है उसमें कौन सी चोटी है। तो हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है नामचा पर्वत, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो कंचनजंगा हमें पता है, कंचनजंगा जो हमारे पास कहाँ पड़ती है, तो बताएंगे सिक्किम में पड़ती है। और ये हमारे पास बात करें माउंट एवरेस्ट, तो ये हमारे पास नेपाल में है। अन्नपूर्णा भी अगर हम बात करें तो हमारे पास नेपाल में ही मिल जाती है। और नामचा पर्वत जो है वो हमारे पास कहाँ है, तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश कहीं ना कहीं सबसे पूर्वी हिस्सा माना जाता है भारत का भी है, और वैसे भी इन पोर्शन में देखें तो सबसे आगे यही रहता है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है उसका जो नामचा पर्वत उसका जो पोर्शन है ये कहीं ना कहीं सबसे पूर्वी चोटी होगी। तो पूछेंगे हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी, तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, तो ऑप्शन ए लगा सकते हैं नामचा पर्वत, जो कि कहाँ स्थित है, तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सही है। अगर आप देखते रहें इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही अगर नोट्स बना लें इसके तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप किसी भी एग्जाम में काम आने वाले हैं। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, कह रहा है आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी है। तो हमें तो याद ही है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे पास जो है वो संपूर्ण क्षेत्रफल है किसका, भारत का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि जो नियमावली, ये नियमावली पहाड़ी किस नियमागिरी पहाड़ी जो है किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है। तो कालाहांडी जिला जो पड़ता है वो पड़ता है आपके पास ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, वो ओडिशा में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ओडिशा हो जाएगा। सही है। चलिए अगले बात है जरा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो कहीं ना कहीं आप किसी भी छोटे मोटे एग्जाम में
आप एक नंबर बहुत आसानी से पा सकते हैं। इवन पीसीएस तक के एग्जाम में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब बात करेंगे भारत में निम्न में से कौन सी राज्य की सीमा सबसे लंबी तटरेखा है, तो बताएंगे किसकी है, गुजरात की। सबसे लंबी तटरेखा अगर पूछे तो गुजरात की है। लेकिन साउथ इंडिया की सबसे लंबी, अगर दक्षिण भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो बताएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो बताएंगे आप आंध्र प्रदेश से। लंबी तटरेखा तो पूछेंगे किस राज्य की है, तो बताएंगे आंध्र प्रदेश की है। अगर पूछेंगे आपसे कि भारत के किस राज्य की सबसे छोटी तटरेखा है, तो बताएंगे गोवा। सबसे छोटी तटरेखा कौन सा राज्य बनाता है, तो बताएंगे गोवा। सबसे छोटी तटरेखा, सबसे छोटी तटरेखा से साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन एक और किया जा सकता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, जो जलीय सीमा बनाते हैं भारत के। तो कितने राज्य हैं, मैं आपको गिना देता हूँ सारे राज्य, कौन कौन से राज्य हैं हमारे पास। तो हम बात करेंगे हमारे पास जो राज्य आ जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला हम बात करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले आता है गुजरात। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास आ जाता है कौन सा, गुजरात आ जाता है सबसे पहले। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेरे पास आ जाएगा कौन सा, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र। उसके बाद मेरे पास आएगा गोवा। गोवा के बाद मैं बात करूं तो आएगा कर्नाटक। कर्नाटक के बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आएगा केरल। केरल के बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करूं तो मेरे पास आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद अगर बात की जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आंध्र प्रदेश के बाद आएगा ओडिशा। ओडिशा के बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास अगर बात करें तो कितने ऐसे राज्य हैं भारत के जो तटीय सीमा बनाते हैं, तो हम बताएंगे वो मात्र 9 राज्य हमारे पास हैं। मैंने सबसे पहले आपको गुजरात बता दिया, देन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, और उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये सारे राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो कभी आपसे पूछा है तो हम 9 राज्यों के बारे में बता सकते हैं कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। बाकी सबसे लंबी तटरेखा अगर पूछे तो किसकी है, तो बताएंगे गुजरात की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और सबसे छोटी पूछे तो बता देंगे हम गोवा। और दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा अगर बनाने वाला कोई राज्य है तो बताएंगे आंध्र प्रदेश। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात है जरा। अगला हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है और एस्चुरी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्चुरी, यानी ज्वार नदमुख जो हमारे पास है। तो कृष्णा नदी ये बंगाली खाड़ी में गिरती है और ये डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा। और महानदी है ये भी डेल्टा बनाती है, ये भी कहाँ गिरती है, तो बंगाली खाड़ी में गिरती है। उसके बाद गोदावरी की बात करें तो ये भी डेल्टा बनाती है और कहाँ गिरती है, तो ये बताएंगे, तो ये भी आपका बंगाली खाड़ी में गिरती है। नर्मदा जो है ये खंबाती खाड़ी में गिरती है और ये एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुरी। एस्चुरी क्यों बनाती है उसके पीछे कारण है, ये जो है इसमें ही भ्रंश घाटियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, भ्रंश घाटियाँ। तो पूछा जाए कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटियाँ बनाती है, तो आपके पास नदी भ्रंश घाटी बनाने वाली नदी कौन सी है, तो हम बताएंगे नर्मदा और ताप्ती भी साथ में। सही है। ये दोनों ही ऐसी हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि इन्हें बहना कहाँ चाहिए, पश्चिम से पूरब की ओर। सही है। तो पूरब से पश्चिम की ओर उल्टी बहने वाली नदियाँ भी पूछे तो आप नर्मदा और ताप्ती बता सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं ज्वार नदी इनमें से कौन सी बनाती है, तो हमारे पास नर्मदा है। नर्मदा नदी जो है इसको रेवा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे दूसरा नाम क्या है इसका, तो बताएंगे रेवा। और साथ ही साथ ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो क्या बताएंगे, नर्मदा। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी है। क्या है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। तो कभी आपसे पूछा है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्या है, जीवन रेखा, तो क्या बताएंगे आप, तो बता देंगे आप नर्मदा नदी। और इसी पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात जो है वो कहाँ है, तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो ये धुआंधार जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, जबलपुर में। कहाँ पड़ता है, जबलपुर में। यहीं पर आपको कपिलधारा जलप्रपात भी मिल जाएगा। कौन सा, कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पे है। कपिलधारा जलप्रपात, ध्यान रखिएगा, जलप्रपात
कपिलधारा जलप्रपात भी कहाँ है तो बताएंगे नर्मदा नदी पर है। और सरदार सरोवर डैम भी यहीं पर है। क्या है? सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर बांध। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर जो है वो स्टेचू ऑफ यूनिटी यानी कि जो है हमारे पास वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति जो है लगभग 182 मीटर की जो है वो कहाँ है तो बताएंगे नर्मदा नदी के किनारे है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन याद है। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ है तो बताएंगे नर्मदा नदी के किनारे। चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर कि जो है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता। मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो भारत के बाहर जो मतलब बनती है, उद्गम होता है लेकिन इंडिया में आती है। तो हम बात करेंगे महानदी। तो महानदी भाई अमरकंटक के पास से निकलती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, अमरकंटक के पास से निकलती है, तो इसका मतलब इसका उद्गम तो भारत में ही हो गया। ब्रह्मपुत्र जो है ये आपकी निकलती है चेमायुंगडुंग से। कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग, युंगडुंग। और ये पड़ता है आपका मानसरोवर झील में। कहाँ पड़ता है? मानसरोवर। और मानसरोवर कहाँ स्थित है तो बताएंगे तिब्बत में। कहाँ स्थित है तो बताएंगे तिब्बत में। तो ध्यान रखिएगा तिब्बत में है ये मानसरोवर, तिब्बत में। और रावी नदी अगर पूछूं तो रावी नदी जो है वो कहाँ से आती है, तो रावी नदी की अगर बात करें तो ये जो है रावी नदी जो है वो आपका रोहतांग दर्रे से आती है। कहाँ से आती है? रोहतांग दर्रे से। और अगर चिनाब देखें तो ये हमारा चिनाब जो आ जाती है वो बारालाचा दर्रे से, बारालाचा दर्रे से, बारालाचा, बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा से। ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास जो आ रहा है अमरकंटक के पास से निकलती है महानदी, चेमायुंगडुंग मानसरोवर तिब्बत से निकलती है हमारे पास ब्रह्मपुत्र, रोहतांग दर्रे या बारालाचा से निकलती है रावी और चिनाब। तो यहाँ पर एक ही ऐसी पोर्शन पड़ता है हमारे पास जो तिब्बत है वो भारत में स्थित नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा बोल सकता हूँ ब्रह्मपुत्र जो है वो उसका उद्गम जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये कहाँ तो कहेंगे तिब्बत में से क्या कहते हैं तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? तो सांगपो। तो कई बार पूछा गया एग्जाम में कि सांगपो नदी के नाम से किसे जाना जाता है तो बताएंगे ब्रह्मपुत्र को। कहाँ जाना जाता है तो बताएंगे तिब्बत में। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी नदी बताइए। प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी नदी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो बताएंगे नर्मदा है, गोदावरी है, महानदी है, कावेरी। तो यहाँ पर देखिए अगर सारी की सारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर नर्मदा जो है वो प्रायद्वीपीय नदी तो है लेकिन वो पूरब से पश्चिम जाने वाली बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें प्रायद्वीपीय नदियों की तो सबसे बड़ी कौन सी आ जाती है तो हम कहेंगे बी, गोदावरी। कौन सी आ जाती है? बी, गोदावरी। ये तो गोदावरी नदी हमारे पास आ जाती है और ये लगभग 1465 किलोमीटर, कितना 1465 किलोमीटर ये चलती है। तो इतना लंबा इसका रूट है। तो इतनी लंबी कोई भी प्रायद्वीपीय भारत में नदी नहीं है। और कहाँ से निकलती है तो नासिक के त्रियंबक से। नासिक के पास में त्रियंबक पड़ता है, त्रियंबक पड़ता है, त्रियंबक कहाँ पड़ता है ये तो नासिक के पास में, नासिक के पास में आपके पास त्रियंबक पड़ता है। तो वहाँ पर है, ध्यान रखिएगा त्रियंबक नासिक में। तो यहाँ पर जो है गोदावरी नदी है जो कि 1465 किलोमीटर है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सही है। और इस गोदावरी नदी किनारे ही अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास नासिक में क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नासिक के पास किस नदी के किनारे जो है कुंभ मेला लगाया जाता है तो बताएंगे कुंभ मेला जो लगता है वो नासिक के पास गोदावरी नदी किनारे। सही है। और भी अगर कुंभ मेला की बात करूँ तो कुंभ मेला और कहाँ लगता है तो बताएंगे हरिद्वार में। और हरिद्वार में कहाँ लगता है तो बताएंगे गंगा नदी किनारे। हरिद्वार में कहाँ लगता है तो गंगा नदी किनारे, गंगा नदी। और अगर इसके बाद अगर बात करूँ तो हमारे पास प्रयागराज में भी लगता है। तो प्रयागराज में संगम है तो वहाँ पे लगता है प्रयागराज में। तो प्रयागराज में लगता है गंगा और यमुना के किनारे, गंगा और यमुना प्लस यमुना संगम, ध्यान रखिएगा यमुना। और अगर मैं बात करूँ आगे की तो मेरे पास जो आ जाता है वो कौन सा आ जाता है तो बताएंगे हमारे पास हो गया जो है उज्जैन का एक और नाम आ जाता है। उज्जैन अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर जो है किस नदी किनारे लगता है तो बताएंगे क्षिप्रा नदी किनारे, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी किनारे भी अगर बात करें तो यहाँ भी क्या लगता है कुंभ का मेला, क्षिप्रा नदी। ठीक है। तो ये बातें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ज़रूर काम आई। कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, एसएससी लेके कोई भी एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जरा। तो ये कह रहा है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम का नाम क्या है। तो अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलती हैं उसको हम बोलते हैं क्या, देवप्रयाग। क्या बोलते हैं उसको, देवप्रयाग। ध्यान रखना, अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है उसको हम देवप्रयाग बोलते हैं, सही है। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो देवप्रयाग के पास में ही गंगा बन जाती है। क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है। तो पूछा जाएगा कि अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर कौन से नाम जलधारा बनाती है, तो बताएं गंगा बनाती है। कहाँ बनाती है, तो देवप्रयाग में बनाती है। और गंगा सबसे पहले मैदानी इलाके में कहाँ उतरती है, तो बताएंगे हरिद्वार में। सबसे पहले मैदानी इलाके में उतरने वाली नदी कौन सी, कहाँ उतरती है, तो बताएंगे हरिद्वार में, सही है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भागीरथी नदी जो यहाँ पे दिख रही है, ये कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ, उत्तराखंड में। और इसी नदी पे यकीन मानिएगा क्या है, तो टहरी बांध है। क्या है, टहरी बांध। इस पे ही टहरी बांध है। और टहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कैसा है, टहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ध्यान रखना, टहरी बांध कौन सा, जो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा बांध। ध्यान रखिए कौन सा है, तो कहेंगे आप टहरी बांध, सही है। चलिए अगले में आते हैं मेरे। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है, तो अभी मैंने बताया था आपको सांगपो नदी किसे कहते हैं, तो बताएंगे ब्रह्मपुत्र को। कहाँ से निकलती है, तो चेमा इंगडोंग एक जगह पड़ती है मानसरोवर के पास में, तिब्बत में, वहाँ से निकलती है, सही है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो सांगपो कहा जाता है तिब्बत में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने अभी आपको बोल भी दिए थे। कह रहा है कि भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है, तो वृद्धगंगा कहा जाता है गोदावरी को। ध्यान रखिएगा, यानी भारत की सबसे प्राचीन नदियों की अगर बात करेंगे उसमें गोदावरी का नाम आता है, तो इसे हम वृद्धगंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वृद्धगंगा। चलिए अगले बात है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रेहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बना है, तो वहाँ हम बात करेंगे सोन नदी। किस नदी की, सोन नदी की। अगर वैसे बात करें किस नदी बना है, तो रेहंद नदी बना है। ध्यान रखिएगा, रेहंद नदी पर। और रेहंद नदी क्या है, वो सोन नदी की सहायक नदी है। तो रेहंद नदी जो है वो गोविंद जो है, क्या कहते हैं, रेहंद नदी जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है, तो उस पर बना हुआ है। तो इसमें हाँ और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहीं पर क्या है, गोविंद सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर आपके पास यहीं पर है, सही है। कहाँ पर है वो, तो बताएंगे रेहंद नदी पर ही। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तो सूरत जो है वो ताप्ती नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है, ताप्ती नदी किनारे। ध्यान रखिएगा, तो सूरत किस नदी किनारे स्थित है, तो बताएंगे ताप्ती नदी किनारे, ठीक है। और ताप्ती नदी की एक और बात बता दूं, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बैतूल जिले से निकलती है, बैतूल जिला। और साथ ही साथ इसकी एक और बात बता दूं मैं आपको, इस बैतूल जिले के पास में कि ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है। कौन सी परियोजना है, उकाई। तो कभी कभी पूछा जाएगा उकाई जल परियोजना कहाँ है, तो बताएंगे किस नदी पर है, तो उकाई परियोजना जो है वो आपकी ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी को तापी नदी भी कहा जाता है, इसे ताप्ती कहें, तापी कहें, एक ही नाम है, सही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 34 हमारे पास क्या कह रहा है कि गुवाहाटी किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी किनारे, सही है। हुगली नदी किनारे अगर बात करूँ तो यहाँ पर कोलकाता, हुगली नदी का बहुत बड़ा नाम है। और आप ध्यान रखिएगा कोलकाता किस नदी किनारे बसा हुआ, तो बताएंगे हुगली नदी का। और इसे जो है विश्वासघाती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्वासघाती नदी। तो कभी पूछा है कि बताइए निम्न में से कौन सी विश्वासघाती नदी है, तो क्या बताएंगे आप, हुगली नदी, विश्वासघाती नदी, सही है। बात समझ आ रही है, ढंग से समझ रहे हो सारे लोग। इसको नोट्स बना लो, चाहे तो आप लिख लो अपनी कॉपियों में, और कहीं ना कहीं आपके बाद में काम आने वाला है, सही है। हाँ गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो बताएंगे हमारे पास मैंने आपको बताया था त्रियंबक के पास से, जो नासिक के पास में एक जगह पड़ती है त्रियंबक, वहाँ से निकलती है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो पुणे है, मुंबई है, सोलापुर और नासिक। तो हमारे पास सबसे सुटेबल आंसर कौन सा रहेगा, नासिक रहेगा। अगर त्रियंबक आता है तो त्रियंबक लगा दें। त्रियंबक इसका जो है मेन जगह है, लेकिन अगर वहाँ पर हम नासिक की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास उसके पास में ही पड़ता है। तो चाहे त्रियंबक अगर ऑप्शन आता है तो उसको लगाएंगे, वरना हम नासिक को लगा देते हैं। सबसे सुटेबल आंसर हमारा नासिक रहेगा, सही। चलिए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते पे ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो हम कहेंगे दिहांग नदी से। किस नदी का नाम जाना जाता है, दिहांग, सही है। बाकी सुबनसिरी, धनसिरी और दिबांग जो है ये इसकी क्या है, सहायक नदियाँ। किसकी, ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की अगर नाम देखो तो सहायक नदी तो हमारे पास कौन से हैं, तो बताएंगे दिहांग है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, तिस्ता है, मानस है, सही है, लोहित है। ये सारी नदियाँ कैसी हैं आपकी, तो इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत आती हैं। चलिए तो हमारे पास इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगले बात में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 37 क्वेश्चन, ये 37 नंबर है हमारे पास। क्या कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर बना हुआ है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अगर बात करें तो सबसे बड़ा नाम आता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, और ये सबसे बड़ा है, ये भारत और बांग्लादेश दोनों में पड़ता है। तो यहीं पर सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है। क्या बोला, सुंदरबन डेल्टा, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बोला जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा है, सही है। और यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। तो कभी आपसे पूछा है, बताइए सुंदरबन डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं, तो बताएंगे मैंग्रोव वन, कई बार पूछा गया है, सही है। तो ध्यान रखिएगा। कहाँ पड़ता है, तो बताएंगे भारत और बांग्लादेश के दोनों की सीमा में पड़ता है, दोनों में ही पोर्शन पड़ता है, सही है। चलिए अगले मान लीजिए, अगला क्वेश्चन है 38। क्या कह रहा है ये 38, कह रहे निम्न में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत और रामायण से लिया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है, ओडिसी है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है, इसमें महाभारत या रामायण से लेते हैं। तो बताएंगे भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम ये हमारे पास सब शास्त्रीय संगीत है, कैसे शास्त्रीय नृत्य है हमारे पास, और इनमें जो है भरतनाट्यम जो है जहाँ से हम रामायण या महाभारत के जो है भाव लेते हैं, कथा लेते हैं और उसके हिसाब से हम नृत्य करते हैं। तो हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं जरा। क्या कह रहा है, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है इनमें से। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है लावड़ी, नौटंकी, तमाशा और गाथा। तो हमारे पास अगर मैं बात करूँगा, जो लावड़ी है, ये लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। तो ये जो है यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है महाराष्ट्र के लिए अगर पूछा गया है तो हम बताएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो नौटंकी आ जाता है। कौन सा आ जाता है, नौटंकी। ठीक है, चलिए अगले पाते हैं जरा। अगला 40 वाला लास्ट आज का क्वेश्चन है हमारे पास, और इसको देखते हैं कितने लोग सही जवाब देंगे। तो सितार और बीड़ा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर पता होता है, कि कैसे पता चलता है कि दोनों बीड़ा बजा रहे हो और आप सितार बजा रहे हो, और एक ही धुन बजाने पर भी अंतर आप डिफरेंस कर लेंगे कि बीड़ा की आवाज़ है, ये आपकी जो है सितार की आवाज़ है। कैसे पता चलेगा, तारत्व के द्वारा, गुणता के द्वारा, तारत्व और गुणता दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, कभी भी अगर दोनों में डिफरेंशिएट करने का जो लक्षण होता है वो हमारे पास गुणता का होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे गुणता द्वारा ही पता कर दिया जाता है कि कौन सी बीड़ा की आवाज़ कौन सी है और सितार की आवाज़ कौन सी है। तो ये हम पता करते हैं किससे, गुणता से। चाहे आप एक ही ध्वनि क्यों ना लगाएं, एक ही धुन यानी एक ही गाने की धुन आप दो जगह बजाएं, एक बीड़ा पे बजाएं, एक सितार बजाएं, गुणता के थ्रू आप बता सकते हैं कि कौन सी बीड़ा की आवाज़ है और कौन सी सितार की, सही है। तो आप बताइएगा ये क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगे तो हमारी रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा, और ऐसे ही हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ऐसे अगर आप वीडियोस हमारे देखते रहेंगे, आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे प्रमोट कीजिए, और शायद ही हमारा भी मनोबल इससे बढ़ता रहता है। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।